गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 12 का पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी को हम पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। तो ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आप स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन यही बनेगा कि आवेश क्या होता है। फिर दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि स्थिर के लिए एक अलग ब्रांच क्यों बनाए, क्या गतिशील और स्थिर आवेश में कोई फर्क होता है। तो इसको हम जानते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि आवेश क्या होता है। तो आवेश एक भौतिक राशि है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। आवेश को हम Q से लिखते हैं। तो आपने एक आवेश Q रखा तो आप देखेंगे कि इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। चारों ओर, ये इसका नेचर है। जैसे द्रव्यमान अपने चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है, उसी तरह आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है। ये इसका गुण है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र आवेश हमेशा नहीं बनाता है। वो केवल तभी बनाएगा जब वो गति करेगा, गतिशील अवस्था में हो तब वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। यदि ये आवेश स्थिर रखा हुआ है तो ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा। लेकिन ये आवेश मान लीजिए v वेलोसिटी से गति कर रहा है, तब इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा और इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र को हम B से लिखते हैं, ठीक है। ये B तभी आएगा जब V है, जबकि विद्युत क्षेत्र आपका स्थिर अवस्था में भी आएगा और गतिशील अवस्था में भी आएगा। इसलिए हमने यहां पर ये स्थिर शब्द को यूज किया है। इट मीन्स हम स्थिर वैद्युतिकी में केवल विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा। लेकिन जब गतिशील आवेश के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां पर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी डिस्कशन करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर दो ब्रांच बनाई है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर आवेशों के लिए और एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स गतिशील आवेशों के लिए। यहां पर एक चीज और बताना चाहेंगे कि आवेश विकिरण का भी उत्सर्जन करता है। विकिरण ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। लेकिन कब करता है ये तब करेगा जब आवेश त्वरित गति करे। त्वरित गति का मतलब आवेश पर कोई बल लगे। तब वो विकिरण उत्सर्जित करेगा। ध्यान रखिए, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, चाहे वो समान वेग से गति करे चाहे त्वरित गति करे, ठीक है। लेकिन विकिरण तभी उत्पन्न होगा जब उसका वेग चेंज हो रहा हो। उस एक कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए वो विकिरण उत्सर्जित नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए, एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है, एक गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जबकि एक त्वरित गति करता हुआ आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और विकिरण का उत्सर्जन करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बेटा। अब इसका एक एग्जांपल देख ले। आप जानते हैं कि नाभिक जिसमें धनावेश होता है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति करता है
और हम जानते हैं कि वृत्ताकार गति पर अभिकेंद्रीय बल लगता है। इसका मतलब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आवेशित कण है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर बल लग रहा है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ये जो गति हो रही है वह त्वरित गति हो रही है। इसलिए इस समय आपका इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और साथ में विकिरण का उत्सर्जन भी करता है। यहां से ये लगातार एनर्जी एमिट भी करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो मेरे हिसाब से आप यहां तक समझ चुके हैं कि स्थिर विद्युतिकी क्या होती है, आवेश क्या होता है, और आवेश स्थिर अवस्था में और गतिशील अवस्था में उसकी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं, उस बारे में हमने यहां देखा। अब हम यहां पर आवेश का मात्रक देख लेते हैं। आपने छोटी क्लास में विद्युत धारा का पढ़ा होगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, Q इक्वल टू आई टी। यहां पर Q आवेश है, I विद्युत धारा और T टाइम है। हम जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और T का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड होता है। इस एम्पियर इंटू सेकंड को हम कूलाम कहते हैं। इस कूलाम को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे, Q इक्वल टू आई टी। तो ये आपका MKS पद्धति में आवेश का मात्रक हो गया। यदि मैं CGS पद्धति में आवेश के मात्रक की बात करूं तो ये मात्रक आपका स्टेट कूलाम होगा और इसको हम S, T और कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका CGS मात्रक हो गया। इस स्टेट कूलाम को हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फ्रैंकलिन वैज्ञानिक का नाम है। फ्रैंकलिन वो वैज्ञानिक है जिन्होंने आवेश नाम दिया। ठीक है, फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, तो वो फैराडे। एक फैराडे में लगभग 96,500 कूलाम आवेश होता है। 96,500 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं। तो एक कूलाम में 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। ये भी एक रिजल्ट आपको याद रखना, एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है। और आवेश की विमा इजी वे में निकल जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर एम्पियर इंटू सेकेंड है, टाइम को कैपिटल टी से और एम्पियर को कैपिटल ए से शो करेंगे। दोनों की पावर 1 है, तो T1 A1 आपके आवेश की विमा हो जाएगी। अब हम ये जानेंगे कि कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है। मेरे पास कोई वस्तु है या परमाणु है, मुझे इसको आवेशित करना है, तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, या तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए या उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, वो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो वो वस्तु आवेशित हो जाएगी। ठीक है,
और इन दोनों कामों के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ये चीज ध्यान रखना है। वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो आप ऊर्जा देंगे उस ऊर्जा को हम कार्य फलन कहते हैं। और परमाणु से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो इसके लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं, आपको ये पता हो। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी वस्तु से बाहर निकलेगा तो उस वस्तु को हम धनावेशित कहते हैं कि वो वस्तु धनावेशित हो गई। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु ऋणावेशित हो गई। अब ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन बाहर जाने पर वो धनावेशित क्यों हुई? तो इसका रीजन है, इसके लिए हमें परमाणु की संरचना पढ़नी पड़ेगी। परमाणु में आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं मूलतः। ऐसे तो बहुत पाए जाते हैं, बहुत सारे कण होते हैं, लेकिन मूलतः 3 कण माने जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, न्यूट्रॉन उदासीन है, अनावेशित लिख सकते हैं। प्रोटॉन का जो मान है आवेश का वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का -1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है, न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है। आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन का आवेश का मान और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान बराबर है, प्रकृति विपरीत है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। परमाणु उदासीन होता है, इसका कारण परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, आवेश का मान भी बराबर है, तो इसका मतलब परमाणु का धनावेश और ऋणावेश बराबर है, इसलिए जब हम उनका टोटल करेंगे तो वो 0 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम 1123, यहां 11 परमाणु क्रमांक है जिसे आप प्रोटॉन की संख्या कहेंगे और 23 द्रव्यमान संख्या है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। यहां प्रोटॉन की संख्या 11 है तो सोडियम परमाणु का धनावेश प्रोटॉन की संख्या गुणा 1 प्रोटॉन का आवेश। इसी तरह आपको सोडियम का ऋणावेश निकालना है तो नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 ही होगी और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की पावर -19 कूलम। यदि आप अब इनका कुल निकालेंगे तो आप देखिए कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, 0 आ जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु उदासीन होता है। लेकिन यही सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो हम उसे Na+ से लिखते हैं। अब क्यों लिखा प्लस से, समझिए। इस समय Na+ का धनावेश कितना हो जाएगा? अभी भी प्रोटॉन की संख्या 11 है, प्रोटॉन का आवेश 1.6 10 की पावर -19 कूलम, लेकिन Na+ का जब ऋणावेश आप निकालेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 लिखेंगे, क्योंकि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया, तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की पावर -19 कूलम और नेगेटिव यहां लगा देंगे। अब आप इसका कुल कीजिए तो आप देखेंगे कि 11 में से 10 गया तो 1 बच जाएगा, प्लस में 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम।
तो आप देखिए कि आपका जो कुल आवेश है ऑटोमेटिकली प्लस में आ गया है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो परमाणु का ऋणावेश कम हो जाता है, इसलिए धनावेश ज्यादा रह गया, इसलिए पॉजिटिव हो गया। यहां पर Na+ लिखा हुआ है तो इसके लिए 1+ है तो 1 से मल्टीप्लाई किया। जैसे Mg 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उसे आप Mg++ या 2+ लिख सकते हैं, और यदि Mg2+ का आप चार्ज निकालें तो इसका चार्ज हो जाएगा 2 × 1.6 10⁻⁻⁻90 कूलम। अब ग्रहण करने वाली बात करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये Cl- बन गया। ठीक है। यदि हम Cl- के धनावेश की बात करें तो इसके पास 17 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यदि मैं Cl- के ऋणावेश की बात करूं तो माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। क्यों? क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 18 हो गए, इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आप इसे टोटल कीजिए तो आप देखेंगे कि कुल आवेश इक्वल टू -18 में से +17 तो -1 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन आने से आपका जो क्लोरीन है उसका चार्ज नेगेटिव हो गया। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होने पर पॉजिटिव क्यों बनता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर नेगेटिव क्यों बनता है। क्योंकि एक परमाणु में सिंपल से धनावेश ऋणावेश इक्वल होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो ऋणावेश कम हो जाता है, इसलिए आपका परमाणु पॉजिटिव हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं तो ऋणावेश बढ़ जाता है, इसलिए आपका परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, कैसे डाले जाते हैं। तो इसके लिए आपके आवेशन की कुछ विधियां आपके कोर्स में दे रखी है। आवेशन की विधियां, तीन विधियां हमें दे रखी है। फर्स्ट घर्षण विद्युत, सेकंड चालन और थर्ड प्रेरण। तीन विधियां आपके कोर्स में है। डिटेल से लेते हैं। पहली घर्षण विद्युत। इसमें आप दो वस्तुएं ले लीजिए ए एंड बी, और आप इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे। रगड़ने से इसमें घर्षण ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा से एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिस वस्तु का कार्यफलन ज्यादा है उसमें चले जाएंगे। मान लेते हैं कि ए का कार्यफलन कम है तो हम लिखेंगे कि ए से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे क्योंकि इसका कार्यफलन हमने कम माना है, और बी में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ए ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो आपकी ए वस्तु धनावेशित होगी और बी में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसलिए बी आपकी ऋणावेशित हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि घर्षण विद्युत में दोनों वस्तु आवेशित होगी, एक धनावेशित होगी और एक ऋणावेशित होगी। अब ए ने जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो बी उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा,
इसलिए ए पर जितना चार्ज आएगा बी पर भी उतना ही चार्ज आएगा। प्रकृति अलग अलग रहेगी। ए पर +4 कूलाम आवेश आया है तो बी पर -4 कूलाम आवेश आएगा। इस प्रकार आपके घर्षण विद्युत से दोनों वस्तुएं आवेशित होगी। कुछ एग्जाम्पल देख ले। जैसे हम कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ें तो हम देखेंगे कि कांच की छड़ पॉजिटिव और सिल्क का कपड़ा नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और सिल्क के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, और कांच की छड़ का कार्यफलन कम है इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। और देख सकते हैं एग्जाम्पल, बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़। तो जब बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल पॉजिटिव, एबोनाइट की छड़ नेगेटिव। और देख लीजिए ऊन, फर, इस पर यदि आप प्लास्टिक की स्केल रगड़ते हैं तो प्लास्टिक की स्केल नेगेटिव, ऊन पर पॉजिटिव। और देख लीजिए सूखे बाल, सूखे बाल पर जब आप कंघा करते हैं तो कंघे पर नेगेटिव, सूखे बाल पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से ये घर्षण विद्युत के कारण इसमें चार्ज आता है, पॉजिटिव उस पर आएगा जिसका कार्यफलन कम है। यहां एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सिद्ध करो आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक कांच की छड़ लेते हैं और उसको सिल्क के कपड़े से रगड़ देते हैं और उस कांच की छड़ को एक धागे की मदद से किसी पॉइंट एस पर निलंबित कर देते हैं, बाहर लटका देते हैं। ये कांच की छड़ है। अब हम क्या करते हैं, एक और कांच की छड़ लेते हैं और उसको भी सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं और पहली वाली कांच की छड़ के पास लेकर आते हैं। ये दूसरी कांच की छड़ है। तो हम क्या देखते हैं कि जब दूसरी कांच की छड़ को पहली कांच की छड़ के पास लाते हैं तो ये पहली कांच की छड़ दूर हटती है। इसका मतलब यहां पर इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक, अब सेकंड केस देखते हैं। ये आपकी पहली कांच की छड़ है जो लटकी हुई है। अब हम क्या करते हैं, एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं और उसको बिल्ली की खाल से रगड़कर इस कांच की छड़ के पास लेकर आते हैं। इस बार हमने एबोनाइट की छड़ ली है और जब उसके पास लेकर आए तो हमने देखा कि हमारी ये कांच की छड़ इसकी तरफ आकर्षित होती है। तो देखिए कांच की छड़ एक ही है लेकिन उसने दो तरह की प्रॉपर्टी शो करी। पहले केस में वो प्रतिकर्षित हुई, दूसरे केस में आकर्षित हुई। तो इसका मतलब पहले केस में जो आपकी कांच की छड़ है उसका आवेश और दूसरे केस में जो एबोनाइट की छड़ है उसका आवेश अलग अलग होना चाहिए। यदि इन दोनों का आवेश सेम होता तो प्रॉपर्टी भी सेम होती। तो यहां पर प्रॉपर्टी अलग अलग है तो इससे साबित होता है कि कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ का आवेश अलग अलग है, अतः आवेश दो प्रकार का होता है। यहां पर यह आपका घर्षण विद्युत का टॉपिक फिनिश होता है। अब सेकंड जो विधि है आपकी चालन विधि है। चालन विधि को हम पढ़ते हैं। चालन विधि देखिए, चालन विधि में एग्जैक्टली आवेश का प्रवाह होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का प्रवाह होता है। इसलिए सीधी सी बात है कि इसमें एक वस्तु आवेशित होनी चाहिए, पहले से आवेशित होनी चाहिए तो आप दूसरी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये ए वस्तु है और इसके ऊपर +Q चार्ज है और ये आपकी बी वस्तु है, इसके ऊपर आवेश देना है। ठीक है, तो बहुत आसान विधि है। आप क्या करेंगे, इसे किसी तार की मदद से कनेक्ट कर देंगे। अभी ये है, आप इसे किसी तार की मदद से
कनेक्ट कर दीजिए, और यदि तार नहीं है तो डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए। तो इस Q का कुछ आवेश, इस A का कुछ आवेश B में चला जाएगा, तो ये आवेश बदल जाएगा क्योंकि इसका कुछ हिस्सा B में चला गया और B के पास कुछ आवेश आ गया। तो ये विधि आपकी चालन विधि है, बहुत आसान विधि है। एक वस्तु को जब आवेशित वस्तु से कनेक्ट करते हैं, संयोजित करते हैं, तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश उस वस्तु में आ जाता है। अब यहां पर ये पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, आवेश का प्रवाह क्यों हुआ, तो इसका आंसर सीधा सा है विभवांतर। आवेश के प्रवाह का कारण है विभवांतर, यानी कि आपकी जो विभवांतर के कारण आवेश का प्रवाह यहां पर हो रहा है, ठीक है। और आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ध्यान रखिए बेटा, मैं जब आवेश शब्द बोल रहा हूं तो वो धनावेश की बात हो रही है। धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और ये तब तक होता है जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं होता है, यानी कि विभवांतर 0 हो जाए तब तक आवेश का प्रवाह है। जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो फाइनली इस जगह आपका A का विभव और B का विभव बराबर हो गया। विभव को V से लिख रहा है, ठीक है, इसलिए इसका जो विभवांतर है VA माइनस VB वो 0 हो जाएगा। तो चालन विधि के लिए जिम्मेदार है विभवांतर, और कब तक होगा, जब तक दोनों वस्तुओं का विभव बराबर नहीं हो जाता, मतलब विभवांतर 0 नहीं हो जाता। अब यहां पर ये क्वेश्चन है कि अंत में विभव तो बराबर हो गया, तो क्या आवेश भी बराबर होगा। विभव समान हो गया तो क्या आवेश भी समान होगा, तो देखिए बेटा जी ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आवेश समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। आवेश कब समान होगा, आवेश समान तब होगा जब दोनों गोले समरूप हो। समरूप गोले हो मतलब दोनों गोलों का आकार समान हो और पदार्थ भी समान हो, उन्हें हम समरूप गोले कहते हैं। यानी कि ए गोले की जितनी त्रिज्या है बी गोले की भी त्रिज्या उतनी ही हो, और ए गोला यदि तांबे का बना हुआ है तो बी गोला भी तांबे का बना होना चाहिए, तो उन्हें समरूप गोले कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए ए, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और ये बी, इसकी भी रेडियस स्मॉल आर है, इसके पास +Q चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, दोनों कॉपर के बने हुए हैं। यदि मैं इन्हें कनेक्ट कर दूं तो कनेक्ट करने के बाद अंत में ए पर आवेश कितना हो जाएगा, तो चूंकि दोनों की रेडियस बराबर है, दोनों एक ही पदार्थ के हैं, तो अंत में आवेश बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका आवेश था Q, इसके पास कोई आवेश नहीं था तो +0, 2 बराबर भागों में बांट दीजिए Q/2, और B पर भी आवेश कितना आ जाएगा, अगेन Q/2, दोनों पर इक्वल आवेश आएगा यदि समरूप गोले हैं तो, वरना अलग अलग आएगा, वो इनके विभव पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके चालन विधि का टॉपिक होता है। यहां पर एक चीज और देख सकते हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए आपके ए पर 10 कूलाम आवेश है और बी पर मान लीजिए 4 कूलाम आवेश है, और यदि इन्हें हम कनेक्ट कर देते हैं और ये दोनों समरूप गोले हैं तो अंत में क्या आवेश होगा, तो ए पर आवेश तो पहले है 10, इसका है 4 /2, तो कितना आ जाएगा बेटा 7 कूलाम, और इसी तरह बी पर भी आवेश कितना आ जाएगा 10 + 4 /2 = 7 कूलाम। तो इससे साबित होता है कि यदि दोनों गोले मतलब चार्ज है, आवेशित है, तो भी चालन विधि काम करेगी, क्योंकि चालन विधि के लिए विभव जिम्मेदार है। ये दोनों अलग अलग विभव पर है, इसलिए आवेश का प्रवाह होगा।
यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो भी होगा, तब भी आवेश का प्रवाह होगा। और यदि समरूप है तो अंत में कितना हो जाएगा, तो यहां प्लस की जगह हम माइनस यूज कर लेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 कूलाम 3 कूलाम। तो इस तरह से चालन विधि में आवेश का प्रवाह होता है, और समरूप गोले हैं तो अंत में आवेश भी समान होगा, विभव भी समान होगा। अब तीसरी विधि पर चलते हैं, प्रेरण विधि। इसमें भी आपके पास एक वस्तु A पहले से आवेशित होनी चाहिए, ठीक है, और ये इसके सामने हमने एक वस्तु B रख दी। चालन विधि में हम इसको टच कर देते हैं या किसी तार से कनेक्ट कर देते हैं, यहां पर हम इसको सिर्फ पास में रखेंगे, तो होगा क्या, इस B का ऋणावेश A की ओर आ जाएगा आकर्षण के कारण, और जो B का धनावेश है वो A से दूर चला जाएगा प्रतिकर्षण के कारण। इट मीन्स ये A आपका प्लस Q चार्ज है, और आप यहां पर B की अब जो स्थिति देख रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज पीछे आ जाएगा। ये आपका माइनस Q डैश, ये आपका प्लस Q डैश हो जाएगा। तो नेगेटिव एक तरफ आ गया, पॉजिटिव एक तरफ आ गया, और इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो गया। इस क्रिया को हम ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। लेकिन अभी भी इसका टोटल चार्ज 0 है, अभी भी इसका टोटल चार्ज 0 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बी गोले पर अर्थिंग कर देंगे, और अर्थिंग करने से क्या होगा, बी गोले का पूरा चार्ज जमीन में चला जाएगा। दिस इज ए प्लस Q एंड बी माइनस Q डैश। अर्थिंग को इस तरह से बनाएंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जमीन में चला जाएगा चालन विधि के कारण। नेगेटिव चार्ज आकर्षण की वजह से जमीन में नहीं जाएगा, ये यहीं पर रह जाएगा। यदि अब मैं ए गोला यहां पर हटा लूं तो ये बी गोले का नेगेटिव चार्ज भी जमीन में चला जाएगा, ठीक है। तो हम ए गोले को हटाने से पहले इस अर्थिंग को तोड़ देंगे और ए गोले को हटा लेंगे, तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज फिर पूरे गोले पर आ जाएगा। इस तरह से बी पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आप देखिए, एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि प्रेरण विधि में विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होगा। आपने ए गोला पॉजिटिव लिया तो बी गोले पर नेगेटिव चार्ज आया, और यदि आप ए गोला नेगेटिव लेते तो बी गोले पर पॉजिटिव चार्ज आता, ठीक है। एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे। और इस Q डैश को हम प्रेरित आवेश कहते हैं। इस प्रेरित आवेश का मान कितना होता है, माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। माइनस का चिन्ह यही बता रहा है कि विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होगा। Q आपके जिस गोले के कारण प्रेरण हो रहा है उसका आवेश है, A के कारण प्रेरण हो रहा है तो A का आवेश है। 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। इसकी वैल्यूज 1 होती है निर्वात के लिए, मिनिमम है ये। इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है धातु के लिए, और ये मैक्सिमम होता है। और पानी के लिए ये वैल्यू 81 होती है, जल के लिए, वाटर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रेरित आवेश का मान क्या होगा। यदि हम ये माने कि हमारा बी गोला धातु का है, तब देखिए प्रेरित आवेश कितना होगा, Q डैश इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, Q डैश माइनस Q 1 माइनस 0 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है,
एंड क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। इस स्थिति में आप देखिए दोनों आवेश का मान बराबर है, प्रकृति तो विपरीत रहेगी। धातु के अलावा और सभी में प्रेरित आवेश का मान मूल आवेश से कम होगा, Q से कम होगा, Q डैश लेस देन Q। धातु के अलावा केवल धातु में बराबर उत्पन्न होगा। इस प्रकार प्रेरण विधि से आप आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। यहां पर आपके चालन आवेशन की जो तीनों विधियां हैं, घर्षण विद्युत, चालन विधि और प्रेरण विधि, वो समाप्त होती है। आई होप आपको यहां तक का पूरा समझ में आया है और आप इसे पढ़कर याद करेंगे। थैंक यू।